हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर माह के करंट अफेयर से जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चला रहे हैं उसका तीसरा पार्ट है। यहाँ पे भी आपको 30 प्रश्न सॉल्व करने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उनको जरूर सॉल्व करिएगा क्योंकि वो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी मैं बताया हूं कि यहाँ से आपको करंट अफेयर से रिलेट करके स्टैटिकल पोर्शन में भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही बता दें, अगर आपको रिवीजन करना है अक्टूबर माह के करंट अफेयर का तो जब भी प्रश्न आए आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करिए, उसके बाद अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं और फिर चेक करें कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। इससे बहुत ही अच्छा रिवीजन होगा आपका। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। अननोन हीरो ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है एस जयशंकर, संजीव सान्याल, शेखर पाठक या फिर डी पी साईनाथ। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी पी साईनाथ। डिटेल में बात कर लेते हैं। अननोन हीरो ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के लेखक पी साईनाथ हैं। अब यहां पे मैंने जो अन्य विकल्प दे रखे हैं ना, उनकी भी नवीनतम पुस्तक आई है। जैसे शेखर पाठक की जो नवीनतम पुस्तक है उसका नाम है चिपको मूवमेंट पीपल्स हिस्ट्री, आपको इसको भी ध्यान रखना होगा। संजीव सान्याल की जो नई पुस्तक आई है उसका नाम है क्रांतिकारी, और डॉक्टर एस जयशंकर की जो नई पुस्तक आई है उसका नाम है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। तो ये सारे के सारे पुस्तक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की। लेक लाडली योजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? लेक लाडली स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर डी राजस्थान। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ए महाराष्ट्र। लेक लाडली योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके तहत गरीब के घर पैदा होने वाली बेटियों को 1,01,000 रुपए देने की घोषणा की गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस राज्य में इसरो का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह स्थापित किया जाएगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इसरो सेकंड स्पेस पोर्ट विल बी एस्टेब्लिश्ड? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर डी केरल। तो जो आपका राइट आंसर है वो है सी तमिलनाडु। इसरो का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टिनम में स्थापित किया जाएगा। और साथ ही बता दें कि जो प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह था इसरो का वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न की। हाल ही में निम्न में से किस देश में अंतरराष्ट्रीय सूचना विज्ञान ओलंपियाड 2023 का आयोजन किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड 2023 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? आपके ऑप्शन है सऊदी अरब, चीन, जापान या फिर डी इटली। तो जो आपका राइट आंसर है वो है बी चीन। डिटेल में बात करते हैं। भारत ने बीजिंग में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सूचना विज्ञान ओलंपियाड 2023 में 9 वर्षों के अंतराल के बाद 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य जीता है। यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और दूसरा स्वर्ण है, इसीलिए यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 वर्षों के अंतराल के बाद यहां पे गोल्ड मेडल जीता गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न की। भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की? इन विच स्टेट डिड द एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट ए हेल्प प्रोग्राम? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर डी छत्तीसगढ़। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी झारखंड। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने झारखंड राज्य में ए हेल्प, अब इसका फुल फॉर्म होगा एग्रीगेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, कार्यक्रम की शुरुआत की है। ए हेल्प कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल करके सशक्त बनाना, जो रोग नियंत्रण, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यह कार्यक्रम बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले से ही शुरू हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 6वें नंबर प्रश्न की। रोज बैंक तेल क्षेत्र का संबंध निम्न में से किस देश से है? रोज बैंक ऑयल फील्ड बिलोंग टू विच कंट्री? आपके ऑप्शन है इजराइल,
अमेरिका, ब्रिटेन या फिर रूस। अब देखिए रूस बैंक तेल क्षेत्र जो है अभी रिसेंटली करंट के न्यूज में था, तो यहां से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। तो आपको बताना है कि रूस बैंक तेल क्षेत्र का संबंध किस देश से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ब्रिटेन। डिटेल में बात कर लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने देश की सबसे बड़ी नई तेल और गैस परियोजनाओं में से एक नॉर्थ सी रोज बैंक फील्ड को मंजूरी दे दी है। शेटलैंड द्वीप समूह से 130 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित रोज बैंक तेल क्षेत्र की खोज पहली बार वर्ष 2004 में शेवरॉन द्वारा की गई थी। अब मैप में देख लेते हैं कि इसकी स्थिति कहां पे है। तो ये आपका जो है पूरा जो है यूके है, और आपका जो रोज बैंक तेल क्षेत्र है ये आप देखेंगे ये नॉर्थ साइड में यहां पे स्थित है रोज बैंक तेल क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न की। गोलान हाइट का संबंध निम्न में से किस देश से है? गोलान हाइट्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? आपके ऑप्शन है इजराइल और सीरिया, इजराइल और मिस्र, इजराइल और जॉर्डन या फिर इजराइल और लेबनान। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ए, इजराइल और सीरिया। गोलान हाइट्स जो इजराइल द्वारा नियंत्रित है लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीरियाई क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, सीरिया के साथ भी सीमा साझा करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष जारी है। तो आइए इसको इसकी हम मैपिंग देख लेते हैं कि कहां पे इसकी स्थिति है। तो ये रहा आपका इजराइल और ये है आपका सीरिया। ये जो पूरा डैश में एरिया है ना, इसी को बोला जाता है गोलान हाइट्स। तो ये इन दोनों देशों के बीच में स्थित है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही यहाँ पे सी ऑफ गलीली है, ये इजराइल में पड़ता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 8वें नंबर प्रश्न की। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? अब ये भी बुक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है कि इसके राइटर कौन है। आपके ऑप्शन है राखी कपूर, विवेक अग्निहोत्री, शशि थरूर या फिर डी अनुपम खेर। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप पॉज करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो है बी, विवेक अग्निहोत्री। डिटेल में बात कर लेते हैं। द कश्मीर फाइल्स के लेखक निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने लखनऊ में अपनी नवीनतम पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च किया है। साथ ही बता दें कि शशि थरूर की जो नवीनतम पुस्तक है उसका नाम है अंबेडकर अ लाइफ, और राखी कपूर की जो नवीनतम पुस्तक है उसका नाम है नाउ यू ब्रीथ। इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। अब चूंकि विवेक अग्निहोत्री जी की ये पुस्तक जो है लखनऊ में लॉन्चिंग की गई थी, तो ये हमारे एग्जाम चाहे वो एपीएस हो, आरओ हो या फिर पीसीएस 2024 हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बुक का नाम और इनके राइटर द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस के राइटर हैं विवेक अग्निहोत्री, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9वें नंबर प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 1000 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गई? आपके ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर डी असम। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी असम। डिटेल में बात करें, असम सरकार ने कैबिनेट बैठक में 3000 करोड़ रुपए की लागत से 1000 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 10वें नंबर प्रश्न की। बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए 5 फिनटेक कंपनी ने भारत के किस बैंक के साथ साझेदारी की है? 5 फिनटेक कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ विच इंडियन बैंक टू लॉन्च अ नंबरलेस क्रेडिट कार्ड। अब ये जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च होगा ये नंबरलेस है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। आपके ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर एचडीएफसी। तो जो आपका राइट आंसर है वो है बी। डिटेल में बात करें, देश का पहला बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए 5 फिनटेक कंपनी ने भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। आगे बढ़े और बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यहां पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के संदर्भ में, आपको इनमें विचार करना है। अगस्त 2011 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी का कायाकल्प सुनिश्चित करना है। आपके जो ऑप्शन है वो है
केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों कथन सत्य है, या फिर डी दोनों कथन असत्य है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी। यहां पे केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत जो है सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही बता दें कि यह चर्चा में क्यों था, क्योंकि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 91वीं बैठक 285 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न की। यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इनका मिलान यानी कि ये सही ये बताए गए हैं कि नहीं। तो आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन कावेरी। भारत सरकार सूडान में फंसे हजारों नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। बी ऑपरेशन अजय। भारत सरकार इजराइल और फिलिस्तीन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया था। ऑप्शन सी ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन रूस संघर्ष के समय अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक निकासी मिशन था। या फिर ऑप्शन डी दोस्त, ऑपरेशन दोस्त। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का एक ऑपरेशन था। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर जो है मतलब कि कौन सा ऑप्शन जो है वो असत्य है, मतलब कि उनका मिलान गलत है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑपरेशन दोस्त जो है वो अफगानिस्तान से रिलेटेड नहीं है। डिटेल में बात करते हैं। ऑपरेशन दोस्त 6 फरवरी 2023 को विनाशकारी तुर्की सीरिया भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार के नेतृत्व में एक खोज और बचाव अभियान है। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का एक ऑपरेशन था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा देश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बॉर्डर विद अफगानिस्तान? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं अफगानिस्तान को लेकर। तो अगर आपको इसका राइट आंसर है पता है तो आप कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं। आपके ऑप्शन है किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए किर्गिस्तान। तो डिटेल में बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान है। आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा अफगानिस्तान है, इसके ईस्ट में पाकिस्तान है। साथ ही बता दें कि इसके नॉर्थ ईस्ट में भारत और चीन है। ये आपका इंडिया है और ये आपका चाइना है। सॉरी, ये आपका चाइना है। तो ये जो है इसके नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है ये इसके नॉर्थ में पड़ेंगे। ये आपका उज्बेकिस्तान है, ये आपका तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान जो है इसके जो है क्या बोलते हैं उत्तर में ही आएगा और पश्चिम में इसके ईरान आ जाएगा पूरा। तो ये तो रहा इसका डिटेल का। और आप लोग भी अफगानिस्तान को जो है मैप में जरूर देखिएगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और साथ ही क्या बोलते हैं अफगानिस्तान का अभी एक जो है कैबिनेट जो कैबिनेट के सदस्य हैं वो लोग जो है गए हुए थे, तालिबान के कैबिनेट के सदस्य वो चाइना गए हुए थे। इसलिए रिसेंटली ये बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। तो अफगानिस्तान से सटे हुए देश आप जरूर मैप में देखें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर रिजर्व और उससे संबंधित राज्य के संदर्भ में विचार करें। यहां पे आपको 3 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं और साथ ही बताया गया है कि वो किस राज्य में रिलेटेड हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य है। पहला है दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश, नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु, होलोगोपार गिब्बन अभ्यारण्य असम। ये तीनों के तीनों जो है न्यूज में हाईलाइट हो रहे थे अक्टूबर महीने में। तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है केवल 1 असत्य है, 2 और 3 असत्य है, 1 और 2 असत्य है, या फिर डी केवल 3 असत्य है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी। यहां पे पहला और दूसरा गलत मिलान है, केवल तीसरा यानी कि होलोगुप्पार गिब्बन अभ्यारण्य असम में है, ये राइट है। साथ ही बता दें कि दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वो कहां है, वो असम में है। और नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु में नहीं है, वो कहां है, महाराष्ट्र में है। और ये तीनों के तीनों जो है न्यूज में हाईलाइट हो रहे थे अक्टूबर में। तो इसलिए आप इसको मतलब कि ध्यान से अपने जो है दिमाग में स्टोर कर लीजिए। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की।
निम्नलिखित में से किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल के तहत एक प्रमुख परियोजना दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम। अगर आपको ट्राई करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा तो आप वीडियो पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। फिलहाल जो इसका राइट आंसर है वो है सी, इंडोनेशिया। डिटेल में बात करते हैं। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया। अब देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला हाई स्पीड रेलवे है, इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उद्घाटन किया जो चीन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल के तहत एक प्रमुख परियोजना थी और यह रेल लाइन जाकार्ता को पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी बाडुंग से जोड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न की। हाल ही में चर्चा में रहा वाघ नख का संबंध किस शासक से है? द रिसेंटली डिस्कस्ड वाघ नख इज रिलेटेड टू विच रूलर? आपके ऑप्शन है बालाजी बाजीराव, छत्रपति शिवाजी महाराज, बालाजी विश्वनाथ या फिर बाजीराव प्रथम। तो जो आपका राइट आंसर है वो है बी, छत्रपति शिवाजी। अब डिटेल में बात करते हैं कि ये न्यूज में हाईलाइट क्यों हो रहा था। तो न्यूज ये थी कि महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रसिद्ध वाघ नख को राज्य में वापस लाने के लिए लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? एट व्हाट पोजीशन वॉज इंडिया प्लेस्ड इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा। आपके ऑप्शन है 107वें, 109वें, 110वें या फिर 111वें। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी, 111वें नंबर पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। अब ये इतना ज्यादा चर्चा में क्यों था, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर था, जिसे केंद्र सरकार ने गलत और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया था। तो इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये रैंक आप याद रखिएगा, 111वां। वर्ष 2023 के संस्करण के अनुसार 28.7 अंक के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है। सूचकांक के अनुसार भारत में अल्प पोषण की दर 16.6% और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता 58.1% है और वर्ष 2022 संस्करण में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पे था। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि वो आपसे पिछले संस्करण का भी रैंकिंग पूछ लेता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की। निम्न में से किस शहर को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र की मेजबानी मिली है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई या फिर डी बेंगलोर। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, मुंबई। डिटेल में बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर 2023 को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति 141वें सत्र का उद्घाटन किया। भारत दूसरी बार और लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद आईओसी की सत्र की मेजबानी कर रहा है और आखिरी बार आईओसी का 86वां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब चूंकि 40 वर्षों बाद इस समिति का आयोजन किया गया है, भारत ने होस्ट किया है, इसलिए यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी गई? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर भारत के पहले वेटलैंड शहर के प्रतिष्ठित खिताब प्राप्त करने की दौड़ में शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज इन द रेस टू गेट द कोवेटेड
टाइटल ऑफ इंडिया फर्स्ट वेटलैंड सिटीज? आपके ऑप्शन है डिडवाना, जयपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल जो इसका राइट आंसर है वो है सी, उदयपुर। डिटेल में बात कर लेते हैं ये न्यूज में क्यों था। तो न्यूज ये थी कि राजस्थान का उदयपुर, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, भारत के पहले वेटलैंड शहर के प्रतिष्ठित खिताब प्राप्त करने की दौड़ में शामिल है। राजस्थान सरकार इसके लिए गंभीर कदम उठा रही है और वर्तमान में शहर का नामांकन अनुमोदन के लिए रामसर कन्वेंशन में प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया में शामिल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है इसमें 5 वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं, और दूसरा है पहली बार यह अभियान देश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। तो स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना भी होता है। आपके ऑप्शन है दोनों कथन सत्य है, केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है, या फिर दोनों कथन असत्य है। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ए, यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आइए डिटेल में बात करते हैं कि सघन मिशन इंद्रधनुष चर्चा में क्यों चल रहा था। तो खसरा और रुबेला टीकाकरण कवरेज में सुधार पर विशेष ध्यान देने के साथ सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान 14 अक्टूबर 2023 को सभी 3 चरणों का समापन करेगा, मतलब कि कर दिया था। IMI 5.0 यह सुनिश्चित करता है कि नियमित टीकाकरण सेवाएं देश भर में छूटे हुए और बचे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिले। इस वर्ष पहली बार यह अभियान देश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है और इसमें 5 वर्ष तक के बच्चे भी शामिल हैं। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न की। हाल ही में जारी श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2023 में देश में महिला श्रम बल भागीदारी कितने प्रतिशत है? अब ये रिपोर्ट जो है, श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है, हाल ही में जारी किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है 32.8%, 34.2% या फिर सी 35% या फिर डी 37%। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी 37%। आइए डिटेल में बात करते हैं। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 जारी किया है। श्रम बल भागीदारी मापने के सामान्य स्थिति सिद्धांत के अनुसार देश में महिला श्रम बल भागीदारी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यह दर 2023 में बढ़कर 37% हो गई है। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न की। निम्न में से किस शहर ने 17वें भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द 17th कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एनुअल टूरिज्म समिट? आपके ऑप्शन है इंदौर, बेंगलुरु, मुंबई या फिर डी लखनऊ। तो जो आपका राइट आंसर है वो है सी, 17वें भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुंबई ने किया था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर ये मेरा प्रश्नोत्तरी श्रृंखला आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच में हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। साथ ही प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है ROERO की, वहां पे बहुत ही अच्छे कंटेंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में ROERO के सेक्शन में जाके वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पर्यटन, जो क्या बोलते हैं, पर्यटन वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन हुआ था उसके डिटेल के बारे में। तो विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद के अनुसार वर्ष 2021 में सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन के कुल योगदान के मामले में भारत 6वें स्थान पे है। अच्छा, ये सब डिटेल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में मुंबई में किया गया था। तो पर्यटन से रिलेटेड आपके पास और कौन कौन से फैक्ट होने चाहिए, तो आप ध्यान रखिए कि वर्ष 2021 में सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन के कुल योगदान के मामले में भारत 6वें स्थान पे है। साथ ही भारत वर्तमान में विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 54वें स्थान पे है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही बता दें दोस्तों कि पर्यटन से संबंधित भारत सरकार की जो पहले हैं उनमें है स्वदेश दर्शन योजना, मसौदा, राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022, देखो अपना देश पहल, राष्ट्रीय हरित पर्यटन मिशन। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है।
तो ये तो रहा पर्यटन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न की। भारत के नवरत्न कंपनियों के संदर्भ में निम्न कथन पे विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, अक्टूबर 2023 तक भारतीय नवरत्न कंपनियों की संख्या 15 हो गई है। दूसरा स्टेटमेंट है, रेल मंत्रालय के तहत राइट्स लिमिटेड को 15वें नवरत्न के रूप में घोषित किया है। आपको बताना है कि आपके ऑप्शन है, दोनों कथन असत्य है, केवल दो सत्य है, केवल एक सत्य है, या फिर दोनों कथन सत्य है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए। यहां पे मैंने दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग दिए हैं और नवरत्न कंपनियां न्यूज में हाईलाइट हो रही थी, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी संख्या कितनी है। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि ये चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये थी कि भारतीय रेल के सार्वजनिक उपक्रम राइट्स लिमिटेड और इरकान को नवरत्न का दर्जा हाल ही में दिया गया और अब देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अक्टूबर 2023 में भारतीय नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 से बढ़कर 16 हो गई है। रेल मंत्रालय के तहत इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को 15वें और 16वें नवरत्न कंपनी के रूप में घोषित किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न की। चर्चा में रहे माइकल डगलस का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? द मच डिस्कस्ड माइकल डगलस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? आपके ऑप्शन है साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल, या फिर डी सिनेमा। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी सिनेमा। अब ये न्यूज में क्यों चल रहे थे? तो न्यूज ये थी कि प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदान किया जाएगा, जो कि अभी गोवा में चल रहा है। तो वहीं पे इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न की। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, इस योजना को 13 अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों की को एक साथ लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आपके ऑप्शन है, केवल एक सत्य है, दोनों कथन सत्य है, केवल दो सत्य है, या फिर दोनों कथन असत्य है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी। यहां पे केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है कि ये रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों की एक साथ लाने के डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जबकि इसको जो लॉन्च किया गया था वो 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। तो इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। डिटेल में बात करते हैं। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया गया था। यह मूल रूप से बुनियादी ढांचे कनेक्टिविटी परियोजनाओं को एकीकृत योजना के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह 7 इंजनों रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जल मार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन, रसद और बुनियादी ढांचे पर कार्य करता है। तो ये रिसेंटली न्यूज में था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न की। निम्न में से किस राज्य में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जा रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? अच्छा, इसका समापन हो गया है, क्योंकि नवंबर चल रहा है और ये करंट अफेयर अक्टूबर माह का है, तो इसलिए आप शब्दों पे बहुत ज्यादा गौर मत करिएगा। तो आपके ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, या फिर छत्तीसगढ़। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, झारखंड। डिटेल में बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप के 7वें संस्करण के शुभंकर जूही और ट्रॉफी का अनावरण किया है। और साथ ही बता दें कि एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का जो है समापन हो गया है और उसमें भारत ने इस ट्रॉफी को जीत लिया है। जापान को हराया था 4-0 से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न की। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, भारत 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। दूसरा स्टेटमेंट है, चीन ने 2050 तक नेट शून्य के लिए प्रतिबद्ध किया है, जबकि भारत ने 2070 तक उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध किया है। आपके ऑप्शन है, केवल एक सत्य है, दोनों कथन सत्य है, केवल दो सत्य है, या फिर दोनों कथन
असत्य है। तो मैं बता दूं कि यहां पे जो स्टेटमेंट सही है वो केवल पहला वाला है। दूसरा वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि चीन ने वर्ष 2060 तक अपने देश को नेट शून्य के लिए प्रतिबद्ध किया है। आइए डिटेल में बात करते हैं। हाल ही में कार्बन नकारात्मकता पर एक जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब डिटेल में जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो कार्बन नकारात्मकता में जारी जो रिपोर्ट जारी हुआ है उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे भारत सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 45% से कम करेगा। दूसरा, भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा भी स्थापित करेगा, जो उसके मौजूदा लक्ष्यों से 50 गीगावाट अधिक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि वर्ष 2030 तक भारत यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी 50% ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होगी। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान सहित विकसित देश 2050 तक नेट शून्य का लक्ष्य रख रहे हैं, जबकि चीन ने 2060 तक नेट शून्य के लिए प्रतिबद्ध किया है और भारत 2070 तक नेट शून्य पर पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कार्बन नकारात्मकता पर जो रिपोर्ट आई थी उससे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 29वें नंबर प्रश्न की। फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 के विजेता 17 वर्षीय रौनक साधवानी का संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी, महाराष्ट्र। डिटेल में बात करते हैं। भारत के ग्रैंड मास्टर 17 वर्षीय रौनक सिधवानी इटली में दमदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन बन गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर के रौनक ने अंतिम राउंड में जर्मनी के टोबियास कोयले को हराकर ये ट्रॉफी जीती थी। तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये अंडर 20 में विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन बने हैं। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे, रौनक साधवानी। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिशन शक्ति योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, मिशन शक्ति को 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान लॉन्च किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं हैं, संबल और सामर्थ्य। आपके ऑप्शन है केवल एक सत्य है, दोनों कथन सत्य है, केवल 2 सत्य है और दोनों कथन असत्य है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी। यहां पे दोनों वाला स्टेटमेंट सही है और मिशन शक्ति जो है न्यूज में हाईलाइट हो रही थी, तो इसके बारे में कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं। भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 25-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए विशिष्ट योजना के रूप में मिशन शक्ति के नाम से एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है। मिशन शक्ति के मानदंड के मतलब कि 1 अप्रैल को 2022 को ये लागू हुआ था। इसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा, सशक्तिकरण के लिए समर्थन को मजबूत बनाना है। साथ ही बता दें कि मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं हैं, जो हैं संबल और सामर्थ्य। जहां संबल उप योजनाओं महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, वहीं सामर्थ्य उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। तो ये तो रहा अक्टूबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले पार्ट में, और मैंने बता रखा है कि अक्टूबर माह से आपको 100+ इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए जाएंगे। अगर ये सारे के सारे प्रश्न आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय